22 साल पहले 1993 में मुंबई ने एक के बाद एक 12 धमाके झेले। ऐसा लगा जैसे कि पूरी की पूरी मुंबई हिलकर रह गई थी। था जैसे कि हिंदुस्तान आतंकवाद की एक ऐसी खेप देख रहा है जो कि कभी संभव नहीं थी। जरा सोचिए, आतंकवादियों ने स्मगलरों के गैंग के साथ मिलकर एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया और हिंदुस्तान ने सिलसिलेवार तरीके से आतंकी हमले कैसे किए जा सकते हैं इसे अपनी आंखों से देखा। 22 साल बाद इस साजिश में अहम किरदार निभाने वाले एक व्यक्ति को आज फांसी दी गई, याकूब मेमन। लेकिन याकूब मेमन की फांसी को लेकर भी तमाम राजनीति होती रही, सियासी बोल बोले जाते रहे और ऐसा लगा जैसे कि आतंकवाद की साजिश में शामिल होने वाले शख्स को बचाने की कोशिश की जा रही है और उससे भी कहीं ज्यादा देश को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश की जा रही है धर्म के आधार पर। क्या वाकई में याकूब मेमन की फांसी के समय इस तरह की बातचीत होनी चाहिए थी? जिस तरीके की चर्चा पिछले 2 हफ्ते से हिंदुस्तान में हो रही है, क्या यह वाकई में होनी चाहिए थी? और अगर नहीं तो इसके लिए जिम्मेदार लोग कब माफी मांगते दिखाई देंगे? करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले यह छोटी रिपोर्ट। देश के इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हुआ कि किसी शख्स की फांसी की सजा पर रात को भी अदालत में सुनवाई चली हो और फिर हुआ वो फैसला जिसने याकूब मेमन को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। याकूब तो फंदे पर चढ़ गया, लेकिन सियासत से जुड़े कुछ लोगों की जो राय सामने आई वो वाकई चौंका देने वाली थी। पिछले कुछ दिनों से लगातार याकूब मेमन को फांसी देने के विरोध में बयान देते ओवैसी ने आज फिर याकूब को फांसी दिए जाने को निराशाजनक करार दिया। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस कह रहे हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में काम किया, जिन्होंने जिंदगी भर फैसले सुनाए, जो कानून मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो जाहिर है मैं इनकी बात से मुत्तफिक हूं, मगर इसका हरगिज ये मतलब मत निकालिए कि हम कोर्ट की इज्जत नहीं करते, हम अदालत की इज्जत करते हैं, मगर रिस्पेक्टफुली हम उस फैसले से डिसएग्री करते हैं। इतना ही नहीं, जब न्यूज नेशन ने असदुद्दीन ओवैसी से बात की तो एक बार फिर ओवैसी ने उस राग को अलापा। हम अदालत की इज्जत करते हैं, मगर रिस्पेक्टफुली हम उस फैसले से डिसएग्री करते हैं। क्या बाबू बजरंगी माया कोडनानी को फांसी पे नहीं लटकाएंगे? क्या उसका क्लोजर नहीं होगा? आप राजीव गांधी के कातिलों को बचा रहे हैं, उसका क्लोजर नहीं होगा? याकूब को फांसी की सजा असदुद्दीन ओवैसी को पची नहीं तो कांग्रेस नेता शशि थरूर सजाए मौत की मुखालफत करते हुए याकूब की फांसी पर गम जताते नजर आए। एक केस के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, सारे फांसी की सजा गलत है मेरे ख्याल में। शशि थरूर के साथ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी याकूब की फांसी पर ऐसा बयान दिया जिसके मायने को लेकर सवाल खड़े होने लगे। मैं ये कहूंगा कि जो तेजी और जो अर्जेंसी और कमिटमेंट, तत्परता और कर्मठता केंद्र सरकार ने और माननीय जुडिशरी ने दिखाई है इस मामले में, वैसी ही तत्परता और कर्मठता अन्य प्रकरणों में जहां फांसी की सजा दी जाती है उसमें भी दिखाई जाना चाहिए। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों पर केंद्र सरकार ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने ऐसे बयानों को गैर जिम्मेदार बताते हुए सीधे सोनिया गांधी से सफाई मांगी। 1993 के लिए जो दोषी व्यक्ति थे उनको जो सजा मिली, उनके नेताओं के स्वर अगर उस घटना के संबंध में भी राजनीति से प्रेरित हैं तो ये इस देश का दुर्भाग्य अपने आप में जताता है। हम अपेक्षा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी देश के सामने आकर अपनी पार्टी का रवैया स्पष्ट करें। कोई इंसानियत की दुहाई दे रहा है तो किसी को सजा जल्दबाजी नजर आ रही है, लेकिन ऐसे बयानों से एक बड़ा सवाल भी पैदा होता है। सवाल ये, आखिर देश के दुश्मन को फांसी देने पर सवालों की ये लंबी झड़ी क्यों? मोहित दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। जब तक याकूब मेमन को फांसी नहीं दी गई थी तब राजनीति हो रही थी, फांसी दे दी गई तब भी राजनीति हो रही है। आखिरकार हमारे देश में ये हो क्या रहा है? आइए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नलिन कोहली जी मौजूद हैं, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े साहब हमारे साथ हैं, आभा सिंह जी हमारे साथ हैं और डॉक्टर फहीम बेग इस वक्त हमारे साथ हैं। नलिन जी, दिग्विजय जी का ट्वीट आपने पढ़ा होगा और अगर नहीं तो एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए भी हम उसे सामने रखना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह का ट्वीट है, आई हैव माई डाउट्स द वे द केसेस ऑफ अदर टेरर केसेस अक्यूज्ड are being conducted. Let us see, credibility of government and judiciary is at stake. मणिशंकर अय्यर का ट्वीट है,
The victims have human rights. We say that the terrorists should be caught and given punishment. But there is no justice if you hang one and leave other 10. इसके साथ साथ शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के ये भी वरिष्ठ नेता हैं. इनका ट्वीट है, स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग डिमिनिशेस अस ऑल by reducing us to murderers too. Death penalty is wrong in principle and practice. Lots of studies have been conducted which confirm that death penalty has no deterrent effect. Statistics also suggest that. मैं जानना चाहता हूं आपसे, कांग्रेस के ये तमाम प्रवक्ता जो अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, जो बाकी मामलों की तरफ इंगित कर रहे हैं, सीधा जवाब नीलन जी, क्या आपको लगता है कि ये हिंदू और इस्लामिक आतंकवाद का फर्क आज देश के सामने रखने की कोशिश की जा रही है? नहीं, क्या करना चाहते हैं बड़ा स्पष्ट है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है. दिग्विजय सिंह जी ने तो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी भी कहा है. अब इसको बार बार ऐसे करके वो कहीं ना कहीं एक संदेश भेज रहे हैं कि उनकी सोच किस प्रकार की है. और क्योंकि वो कांग्रेस के राहुल गांधी जी के तो वो एडवाइजर या गुरु माने जाते हैं, तो प्रश्न उठता है कि कांग्रेस का नेतृत्व इसको कैसे देखता है. दूसरी बात है, कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, हर मुद्दे को जोड़ा जा रहा है. जैसे जो चर्चा है डेथ सेंटेंस को लेकर जी, वो चर्चा एक लंबी चर्चा है, कई देशों में चलती आ रही है, लेकिन याकूब मेमन केस में तुरंत उसको जोड़ देना अपने आप में कितना उचित है. मुझे समझ नहीं आ रहा कि 23 साल की देरी के बाद उनको फांसी की सजा पे फाइनली चढ़ाई गई और दिग्विजय सिंह जी कह रहे बड़े स्फूर्ति से काम हुआ. अब दिग्विजय जी की जो स्पीड है, अगर वो 23 साल उनको लगता है कि बहुत तेज है जी, तो फिर ऐसे तो करते करते मुझे लगता है कई 100 साल निकल जाएंगे कई और चीजों की पूर्ति होने में. तो ये अपने आप में एक मजाक हो रहा है. महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट में, और मैं सुप्रीम कोर्ट की तारीफ कर रहा हूं कि रात को भी सुबह 2:30 बजे बैठने की अगर भी निर्णय लिया जाए, बहुत बड़ी बात है कि एक जो टेरर अक्यूज्ड है उसके भी राइट्स कहां तक जा सकते थे. चाहे अजमल के केस को देखिए, चाहे आप याकूब के केस को देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव रिव्यू पिटिशन हो, क्यूरेटिव पिटिशन हो, मर्सी जो था एप्लीकेशन, हर चीज हर स्टेप पर पूरा अवसर मिला. जब फाइनली वो एग्जीक्यूशन हो गया है, इसका राजनीतिकरण की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है ही नहीं. और क्या हम सुप्रीम कोर्ट पर इतना भी नहीं सम्मान रखते हैं कि जो उसने उचित समझा किया, अब वो बाध्य हो जाता है? बिल्कुल. प्रियंका चतुर्वेदी जी, कांग्रेस के 3 नेताओं के ट्वीट हमने अभी पढ़कर बताए. जरा आप बता दीजिए कांग्रेस पार्टी इसमें से कौन से ट्वीट को अपने आधिकारिक बयान मानती है? माफ कीजिएगा. नहीं, अजय जी, कांग्रेस का आधिकारिक बयान जो है वो हमारे पार्टी के प्रवक्ताओं ने 4 दिन पहले ही, जैसे ही ये फैसला सुनाया गया, हमने दिया था, जहां हमने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि सारी न्याय व्यवस्था को देखते हुए और जो कार्रवाई चली उसके संदर्भ में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला लिया है, हम उसका सम्मान करते हैं. और हमने ये भी कहा, याकूब मेमन जी जो थे, उन्होंने हर तरीके से जो भी उनके पास न्याय व्यवस्था में ऑप्शंस थे, उन्होंने उनको यूज किया, इस्तेमाल किया. उसके बावजूद भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है, हम उसका बिल्कुल सम्मान करते हैं. और हमारी वो नलिन कोहली जी बात कर रहे थे कि कांग्रेस, तो मैं यहाँ पर आपको प्रियंका जी रोक कर ये जानना चाहता हूँ कि मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर और दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट का क्या मतलब? अजय जी, मुझे पूरी बात आपकी बात नहीं, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा इसलिए क्योंकि आप 4 दिन पुरानी बात कर रहे हैं. नहीं, प्रियंका जी, आप ये बताइए 4 दिन पहले और आज के बयान में फर्क है. मेरा जवाब पूरा हो, जब मेरा जवाब पूरा हो. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. प्लीज, आप 4 दिन पुरानी बात करिए, मैं आज की बात करना चाह रहा हूँ. वही है आज की बात बताइए. जो हमारा अजमल कसाब को, तो क्या दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है? बयान दिया है. दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर क्या कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है? ऐसा है, अगर आप उनके ट्वीट्स पढ़ते हैं. नहीं अजय जी, आपने बहुत गंभीरता से आपने सारे ट्वीट्स पढ़े और मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगी, आप ये भी दर्शकों को बताएं किस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा ने और
मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा उसका जवाब हम नलिन जी से लेंगे, लेकिन आप इतना बता दीजिए। दिग्विजय सिंह, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसका सीधा जवाब प्लीज दीजिए। प्रियंका जी आइए मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए हम चाहे तो बहस को बस यूं ही जाया कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के नेता है या नहीं, और अगर है तो उनके ट्वीट के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? नहीं अजय जी, हमारे प्रवक्ता, हमारे कम्युनिकेशन इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला जी ने इस बात पे टिप्पणी बहुत स्पष्ट तरीके से दी है कि जो उनकी निजी राय है वो पार्टी की राय नहीं है। जो उन्होंने ट्वीट किया है जिस तरीके से ये तीनों नेता ये कह रहे हैं कि याकूब मेमन को फांसी देना गलत है, आपको लगता है कि इस तरह की निजी राय रखने का अधिकार पार्टी के नेताओं को होता है? हम सुप्रीम कोर्ट को जो भी डिसीजन है, चलिए सुप्रीम कोर्ट। नलिन जी, मैं इस पर एक छोटी टिप्पणी आपकी चाहूंगा। शत्रुघ्न सिन्हा का मामला उठाया गया कि वो भी एक सिग्नेटरी है 39 लोगों में से। नलिन जी, नलिन जी, गलत है जी, गलत है, ये गलत है, गलत बयान है। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने साइन नहीं किया है। मैं सार्वजनिक रूप से, औपचारिक रूप से, दोनों रूप से कह रहा हूं ये गलत है बयान। उन्होंने साइन नहीं किया। राम जेठमलानी जी पार्टी में है नहीं, तो इसीलिए प्रियंका जी थोड़ा सा होमवर्क अपना करके बोले तो मैं उचित मानूंगा। जबरदस्ती एक गलत मीडिया रिपोर्ट पर वो अपने तर्क देने के प्रयास कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, उन्होंने कहीं भी अगर मीडिया रिपोर्ट में उन्होंने डिनाई किया होगा कि उन्होंने सिग्नेचर किया है, आज भी उनकी इस बात पे कोर्ट है, बकायदा कोर्ट है, सपोर्ट करते हैं। प्रियंका जी यहाँ पर भारतीय आप झूठ फैलाइए बहन जी, आप झूठ फैलाइए और फिर कहिए हमारा फुल टाइम काम होगा आपके झूठ को गलत करना। मैं डिनाई कर रहा हूँ, आइए इस राजनीतिक चैनल पे डिनाई कर रहा हूँ। तरीके की झूठ नेशनल टेलीविजन पे आकर ना बोले। शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद ने आज सुबह बोला है, शत्रुघ्न जी ने खुद ने नेशनल टेलीविजन पे बात दी है, ये टिप्पणी दी है। तो मैं आपके झूठ को मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि आप नेशनल चैनल पे आकर झूठ ना बोलें। उनके विचार और मर्सी पिटीशन साइन करना झूठ नहीं है मैडम। पहले बोलिए नहीं, आप बड़े शब्दों का प्रयोग कर रही हैं प्रियंका जी, और ये आपकी, मैं माफी से कह रहा हूँ, बड़े अदब से कह रहा हूँ। चलिए मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूँ, मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहूंगा यहाँ पर आप दोनों से। उन्होंने साइन नहीं किया, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ आप दोनों से। संजय हेगड़े साहब, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जितनी संजीदगी दी, और जो सबसे बड़ी बात है जितने ऑप्शंस दिए गए याकूब मेमन को, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर राजनीति की कहीं कोई गुंजाइश भी होनी चाहिए? क्या सवाल भी उठाया जाना चाहिए किसी भी तरीके से? इससे बड़ा झूठ तो और कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर, सुप्रीम कोर्ट अपने सबूत देखकर दोषी ठहराकर फिर बाद में सजा सुनवाती है। उस पर कोई पॉलिटिसाइजेशन होता भी नहीं है। पर जो ये रहम का फैसला है, जो क्लेमेंसी प्रोसीडिंग्स है, वो बिल्कुल पॉलिटिकल होते जा रहा है, क्योंकि क्लेमेंसी जुडिशियल फंक्शन से जुड़ता नहीं है जी। क्लेमेंसी का हक जुडिशरी को है नहीं। क्लेमेंसी का हक जो है, रहम का हक जो है, वो सिर्फ राजा यानी यहाँ तो सरकार के पास है जी। हम राष्ट्रपति का नाम लेते हैं, गवर्नर का नाम लेते हैं, पर राष्ट्रपति जी या गवर्नर साहब अपने विचार से रहम नहीं देते, देना ना देना उनके हाथ में नहीं है जी। वो उनको जो मिनिस्ट्रियल एडवाइस मिलता है उसके मुताबिक वो काम करते हैं। तो जो ये रहम देने वाला जो सिलसिला है जी, वो बिल्कुल ही पॉलिटिकल है। और जो भी सरकार है, कांग्रेस की हो या बीजेपी की, वो ये देखने लगती है कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा जी। मैं ये नहीं मानता हूं कि आज के दिन अगर कांग्रेस की सरकार होती तो वो भी याकूब मेमन को शायद रहम नहीं देती, क्योंकि उनको शायद लगता कि जैसे अफजल गुरु के मामले में बीजेपी का जो सवाल था कि क्या ये किसी का दामाद है या उसे जेल में बिठा के बिरयानी खिलाया जा रहा है, वैसे वाले बहुत सारे सवाल आते हैं। ये जो रहम का जो मुद्दा है जी, वो पॉलिटिकल स्फीयर में है और वो पॉलिटिकल डिसीजन है। बिल्कुल, ये बात वाकई में स्पष्ट रही और कम से कम हमारे दर्शकों को स्पष्टता जरूर मिलती दिखाई दे रही है। आबा जी,
1993 के बम धमाके मुंबई को पूरी तरीके से मानसिक तौर पर एक तरह से कहा जाए तो विक्षिप्त करते दिखाई दिए। जो याकूब मेमन के साथ हुआ, क्या कहीं से भी लेश मात्र भाई इस पर कहीं भी कोई आयोटा ऑफ डाउट खड़ा होता दिखाई देता है? जो तमाम दुष्प्रचार की बात बी रमन के आर्टिकल से निकालकर की जा रही है, क्या इस तरीके से ही हम अब हर ट्रायल की बखिया उखेड़ते दिखाई देंगे? देखिए, इस केस को फर्क माना जाएगा क्योंकि बी रमन जो रॉ ऑफिसर थे वो पूरे इस केस में इन्वॉल्व थे। और जब वो कहते हैं कि और जिस तरह से कहा गया कि नेपाल में लाए गए, फिर वो दिल्ली स्टेशन पे पकड़े गए, तो ये सरेंडर था क्योंकि टाइगर मेमन और बाकी लोग पाकिस्तान में रह गए, कोई आया नहीं। तो याकूब मेमन खुद से आए या उनको पकड़ के लाया गया? अगर ये पोजीशन क्लियर हो जाती है तो सारा केस ही सॉल्व हो जाता। लेकिन ये पोजीशन मर्सी पिटीशन फाइल डिसाइड करते वक्त ना गवर्नर ने ये बात रखी, ना प्रेसिडेंट ने ये रखी, और ना ये क्लैरिटी ली गई जो ली जानी चाहिए थी। और कल जब शाम को गवर्नर ने मर्सी पिटीशन रिजेक्ट करी, उसके बाद उनका हक बनता था कि सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका दायर की जाए। और शायद इसीलिए रात में सुप्रीम कोर्ट बैठी और उसका जो खुद रूलिंग्स थी कि राइट टू लाइफ जो है उसमें राइट टू डाई विद डिग्निटी भी होता है, तो राइट टू लाइफ के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ये सब सारा पॉलिटिक्स इसलिए हो रहा है क्योंकि पिटीशंस में कोई टाइम फ्रेम नहीं है। कितनी बार मर्सी पिटीशन आएंगी उसका कोई डिसीजन नहीं है, कितने साल तक पड़ी रहेगी प्रेसिडेंट के पास उसका कोई डिसीजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किस मर्सी पिटीशन को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देगा क्या कह कि इनऑर्डिनेट डिले हुआ है, उसका भी कोई पैरामीटर नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि इन लीगल लूपहोल्स को खत्म किया जाए, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाया जाए और जिन केसेस को डिले किया गया उसकी इंक्वायरी की जाए कि क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल पार्टीज के कहने पे किए गए हैं। राजीव गांधी किलर्स को क्यों जयललिता की पार्टी छोड़ देती है, ये इंक्वायरी की जाए। और इस तरह से नहीं तो सवाल उठते रहेंगे। महत्वपूर्ण मुद्दा आपने यहां पर उठाया, हम आइए इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप राजनीति बिल्कुल बेग साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी राजनीति की दुकान चला रहे हैं कि किस तरीके से 40 लोगों ने यह पिटीशन दायर किया कि याकूब मेमन को फांसी नहीं दी जानी चाहिए। न्यूज नेशन से उनकी बातचीत में हम दिखाएंगे कुछ देर में किस तरीके से आग उगल रहे हैं। क्या वाकई में हिंदुस्तान को इसी तरीके से जोड़ा जा सकता है जहां फांसी पर भी हिंदू और मुसलमान का टैग लगाया जाए? जब जब मरा है हिंदू या मरा है मुसलमान, थोड़ा थोड़ा मरा है मेरा हिंदुस्तान। क्या करने आया था और क्या कर रहा है इंसान। बुनियादी बात यह है कि इसकी जड़ कहां है। आज मेमन के बारे में या जितने भी आतंकवादियों के बारे में या हिंदू मुस्लिम दंगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी जड़ देखें। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि, जिसने मेरी जानकारी के हिसाब से 10,000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया है। क्या आज भी हम इन मुद्दों पर सियासत करते रहेंगे? मैं पूछना चाहता हूं उस एक पार्टी से जो अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए राम मंदिर का मुद्दा उठाकर आज सत्ता में है, क्या उन्होंने कभी यह कोशिश की कि इस मुल्क में हिंदू मुसलमान की खाई को कितना गहरा कर दिया गया है? क्या इस मुल्क के 2 टुकड़े 4 टुकड़े करना चाहते हैं सियासी लोग? अफजल गुरु को फांसी दी गई, इससे पहले अजमल कसाब को फांसी दी गई, कोई अफसोस की बात नहीं। आज मेमन को फांसी दी गई, इसमें कहीं ना कहीं सियासत नजर आ रही है और इस सियासत की बुनियाद पर इस मुल्क पर राजनीति हो रही है और ये दुनिया में जो संदेश दिया जा रहा है ये बहुत गलत है। नलिन जी बेग साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से क्या इनका परिचय नहीं मिल पाया? बेग साहब एक इस्लामिक थिंकर हैं, ओवैसी साहब से कम हमारी जानकारी में इनका कोई लेना देना नहीं है। मेरा किसी कोई सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है कोहली साहब, कोई बात नहीं। मैं एक आम हिंदुस्तानी हूँ और ये सवाल हर हिंदू और मुसलमान का है कि आप लोगों ने हमें क्यों बात किया? मैंने बात सुन लिया। अब ऐसा है बेग साहब आपकी बात सुन ली। अगर राजनीतिक भाषण करने तो मैं भी आपको फिर दाद दे सकता हूं, मैं भी भाषण दे सकता हूं। अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसीलिए मैं पहली बात कह रहा था क्योंकि विचार मिल रहे थे तो मेरा बनता है थोड़ा पूछना कि क्या आपकी बात जो है आप उसी पार्टी से हैं या नहीं है। कहीं कोई बात नहीं है पर आपके विचार भी मिल सकते हैं उनसे, इसमें क्या दिक्कत है? बाबरी मस्जिद क्यों? कई लोग ऐसे हैं जो 1947 में, बेग साहब मैंने आपको टोका नहीं, बड़े अदब से आपकी बात सुनी और मैं मानूंगा कि उतने ही अधिकार मेरे हैं, मैं अपनी बात रखूं और आप अदब से सुने। 1947 में 50 लाख लोग मरे थे, अधिकांश हिंदू, तो इसीलिए बहुत लोग कई दशक तक उसकी पीड़ा को रखे। अगर इस तरह लकीर खींचना है सिलेक्टिवली राजनीतिक रीजंस के लिए, कई लोग तो औरंगजेब तक भी पहुंच जाएंगे और उसको फिर एक टेररिस्ट के साथ जोड़ना और कहना
मैं मानता हूं बड़ी विचित्र बात है। और मैं भी उतने ही अदब से कह रहा हूं, मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई ईसाई हो, कोई ये नहीं कहेगा कि मेरी पीड़ा या उसको दूर करने के लिए मुझे एक टेररिस्ट का कंधा चाहिए। हर चीज अपनी जगह है, हर चर्चा अपनी जगह है। थोड़ा कंफ्यूजन में अगर सब चीज को जोड़ेंगे तो ऐसी बेहुदा खिचड़ी बनेगी, ना स्वाद आपको लगेगी ना हमें। बेग साहब, एक छोटी सी जवाब यहां पर, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम, बहुत छोटा जवाब। क्या आपको नहीं लगता कि आज हिंदुस्तान में जरूरत इस बात की है कि हम आतंकवाद को बिल्कुल अलग रखें, उसे किसी भी तरीके से धर्म से न जोड़ें? बिल्कुल, धर्म का ताल्लुक सिर्फ आस्था से है और वो जो भी आस्था जो मानता है उस धर्म को मानने का पूरा अधिकार इस देश का है। मगर जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां धर्म को इस्तेमाल करके अपनी कुर्सियों को मजबूत कर रही हैं, बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं इस देश के लिए बहुत बड़ी आने वाली प्रियंका जी समय में घातक हो सकता है। प्रियंका जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। जिस तरीके से कम 3 कांग्रेस के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं और सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस बात को साबित किया जा सके कि हिंदूवाद और मुस्लिमवाद एक तरह से देश को बांटा जा सकता है। मुझे बोलने का मौका दीजिए या आप खुद बोल लीजिए। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ लूं। सवाल सीधा सा ये है, क्या कांग्रेस की नीति इस तरह की टिप्पणियों पर आगे बढ़ती दिखाई देगी? जवाब सुनने को तैयार नहीं है। जी बताएं। मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड वही है जो हमारा अजमल कसब को लेकर था, जो हमारा अफजल गुरु को लेकर था। वही टिप्पणी मैं वही कहना चाहूंगी कि किसी के ट्वीट को लेकर अगर वो कहेंगे कि वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है और उस पर आप 20 मिनट की आधे घंटे की डिबेट करेंगे, मैं कहूंगी वो गलत है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज याकूब की फांसी पर राजनीति हो रही है और इस राजनीति को हवा दे रहे हैं वो तमाम लोग जो सांप्रदायिकता को एक झटके में आतंकवाद के साथ जोड़कर सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई में हमारे देश में अब इसकी जगह बनती दिखाई देती है? रुक रहे हैं यहां पर 120 मिनट के लिए, 120 सेकंड के लिए, माफ कीजिएगा, और उसके बाद न्यूज नेशन पर आपको दिखाएंगे असदुद्दीन ओवैसी के तीर किस तरीके से आग उगल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी।